नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 6 सितंबर 2025 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं। वैसे तो आज सैटरडे है ना, इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कुछ न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला है, आपने फ्रंट पेज पे इसको देखा होगा है ना, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो। यूएस हैज़ लॉस्ट इंडिया, रशिया टू डार्केस्ट चाइना, ट्रंप। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने किसको लॉस्ट कर दिया है? इंडिया और रशिया को। Looks like we have lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together. बेसिकली उन्होंने उनका क्या कर दिया, अपनी तरफ से उनको बधाई दी है कि फ्यूचर के लिए तुम्हारा भविष्य क्या रहे, उज्जवल रहे, है ना। अब देखो, यहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। आप जानते हो ना, काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हो। अगर ये वाली न्यूज़ आप नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। साल भर से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक है यूएसए और एक तरफ है ये तीन भाई RIC, तीन भाई, तीनों तबाही, तुम जानते हो इनको ना, रशिया, इंडिया और चाइना। और ये तीनों एक ग्रुपिंग करके बैठे हैं और यहाँ से इंडिया को बाहर निकालना था और इंडिया को बाहर निकाल कर किसकी तरफ लाना था? यूएसए की तरफ। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखते हो, अगर आप हिस्ट्री को देखते हो तो 1971 की वॉर कह लो, ठीक है, हमें न्यूक्लियर पावर्ड होना था कह लो, हर चीज़ में इस यूएसए ने हमारे ऊपर बैन लगाने की कोशिश की थी, हमारी हेल्प नहीं की थी, पाकिस्तान की हेल्प की थी। करता कौन था हेल्प? रशिया करता था। तो हम इनकी तरफ ही क्या रहे, अपना इंटरेस्ट शो करते रहे। तो इसने क्या किया, इसने कह दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। और आप भली बात ही जानते हो कि पूरे साल भर से टैरिफ वॉर चला आ रहा था। पहले चाइना को भी थ्रेट किया गया, चाइना पे 90 डेज का टाइम दे दिया, फिर अगेन 90 डेज का टाइम दे दिया, ठीक है। आपने देखा होगा कल जब मोदी जी वहाँ गए थे SCO की मीटिंग में ना, आपने पढ़ लिया था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब मोदी जी गए थे उसके बाद अभी आपने देखा एक तरफ शी जिनपिंग है, बगल में पुतिन है और इधर कौन है? किम जोंग। और वो विक्ट्री जो उनकी परेड है उसके ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो दुनिया को अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चाइना जो है वो यूएसए से ज़्यादा एडवांस वेपन बना के बैठा है और वो यही शो कर रहे थे, देखो यूएसए, हम मेरी तरफ मत देखो, मैं तो हूँ चाइना, मेरे बगल में देखो पुतिन भी मेरे साथ है, मेरे बगल में देखो नॉर्थ कोरिया भी मेरे साथ है और इंडिया भी मेरे साथ आ चुका है। हालांकि हमारे डिस्प्यूट रहे हो, हालांकि हमारे डोकलाम या फिर ये इशू रहे हो, हालांकि उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया हो, दोबारा से हम चालू करवा लेंगे ना, लेकिन वो भी मेरे साथ है। तो बेसिकली ये देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इस टैरिफ वॉर में मरे कौन जा रहा है? प्रॉब्लम किसको हो रही है? इंडिया को। अगर इंडिया इसके पास जाता है तो इधर से थ्रेट है, इसके पास जाता है तो इधर से थ्रेट है। आपने देखा ना, यूएसए ने कहा है अभी कि वेट फॉर 2 to 3 months, इंडिया विल से सॉरी टू अस। ऐसा उनका बयान आ रहा है कि 2-3 महीने रुक जाओ, इंडिया हमसे माफी मांग लेगा और वापस हमारे पास आ जाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन हम टैरिफ वॉर को झेल नहीं पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव्स निकालने में लगे हुए हैं ना, कुछ हमारे यहाँ पर टैक्स भी कम कर देंगे ताकि कंजम्पशन यहीं बढ़ जाए ज़्यादा, है ना, तो दूसरे देशों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, ठीक है। इधर से ब्राज़ील, अभी आपकी जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन? आपके जयशंकर, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली ट्रम्प साहब अकेले रह गए हैं और वो देख रहे हैं दूसरी तरफ से कि ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? डॉलर का डी-डॉलराइजेशन करने में लगे हैं। बस थीम यही है। ये जो पूरी कहानियां आप पढ़ रहे हो ना, हालांकि आप लोगों ने काफी बार पढ़ी है, तो स्टार्टिंग से पढ़ने की कोई पर्पस तो है नहीं हमारा, है ना उसकी नीड है हमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ट्रम्प साहब है यूएसए, वो देख रहा है कि ये सारे एक हो चुके हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। अब देखो यहाँ से, देखो इस यूएसए के पास स्क्वाड है। एक अच्छा एडिटोरियल भी इस पे डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली आज का पूरा द हिंदू ही इस एक टॉपिक पे इसके आसपास घूम रहा है, 60 to 70% है ना, एडिटोरियल भी इसी पे आज। क्वाड के अंदर आप देखोगे तो इंडिया है, ठीक है, जो यूएसए का ही ग्रुप है। I2U2 देखोगे, ठीक है, जिसमें यूएसए का मेन रोल है, इंडिया उसमें भी लाई करता है, ठीक है। आप इधर देखोगे SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मीटिंग हुई थी, मोदी जी चाइना गए थे, ठीक है। आप देखोगे ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स तो आई थिंक कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे नहीं आता होगा, सबको पता होना चाहिए कितने मेंबर है, क्या नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर भी इंडिया लाई करता है, ठीक है, यहाँ भी हम है, ठीक है। ऐसे ना जाने कितने ग्रुप हैं जिसमें हम इधर भी हैं इधर भी हैं, ठीक है। और यूएसए चाह रहा है कि इंडिया जो है ना वो इस वाली ग्रुपिंग से निकलकर इधर आ जाए, इसलिए वो टैरिफ का डर दिखा रहा था। हमने उसके डर को काटा और हम इधर ही जाकर बैठ गए, ठीक है। बस वही न्यूज है, जस्ट कंटिन्यू हो रही है, जस्ट कंटिन्यू हो रही है। तो आप लोगों ने जितने भी हैंडआउट बना रखे हैं, जो भी आप लोगों ने कंटेंट लिखा है आज तक साल भर से, जस्ट उसमें इस 2 लाइन को ऐड ऑन कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको पहले की बातें ध्यान नहीं है तो जस्ट आपको रिवाइज करने की नीड आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इनको आगे भी डिस्कस किया हुआ है एडिटोरियल में, तो हम वहां पर थोड़ा और डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं दूसरी न्यूज पर। What Rajasthan's coaching center bill says, why it matter। देखो हुआ क्या है, आपके राजस्थान में कोचिंग बिल आया, ठीक है, उसको अमेंड किया गया अभी, है ना। और देखो पहली बात तो नीड क्या है उसको लाने की, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे कोटा हो गया बेसिकली ना, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक की लाइन बन चुकी है कि कोटा जाने वाले, है ना, बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ना, बहुत बार ये न्यूज निकल के आती है। तो पेरेंट्स को भी डर रहता है कि यार हमारा बच्चा ऐसा ना कर ले। तो क्यों करता है बच्चा ऐसा, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि दिन में अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 8 तो क्लास हो रही है उसकी, है ना। बेसिकली उसको कभी मॉक टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, कभी किसके लिए बुलाया जा रहा है, कभी इतना परेशान किया जा रहा है। सुबह 6 बजे बच्चा लग रहा है, शाम को 10 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है, उस स्ट्रेस में आ जाता है, घर वालों के ताने सुनता है कि इस बार अगर तू पास नहीं हुआ ना, 3 साल से लगा हुआ है, देख लेना हम तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। बेचारा क्या करता है, लास्ट में गुस्से आगे सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उस एज में मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता है, बड़े बड़े नहीं झेल पाते हैं वो, तो फिर भी बच्चा है। तो कोशिश की गई कि यार हम इस इंडस्ट्री को एक अच्छी तरीके से फ्रेम कर दें, ताकि ये जो सुसाइडल केस होते हैं, जो बच्चों पे प्रेशराइज किया जाता है, उनको वो सब खत्म हो। और बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज मनमानी करते हैं ना, माफिया है ना। बेसिकली कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी माफिया, बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने तो कह भी रखा है ओपनली कि हम तो इस फील्ड के माफिया, हमारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। आप जानते हो उन लोगों को, और ना बच्चा आ गया, एक बार फीस दे दी, उसके बाद बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो बच्चा वापस जाना चाहता है, उनको फीस ही रिफंड नहीं करती है। गेट के ऊपर बड़े बड़े, है ना, भारी भारी बाउंसर्स खड़े कर देते हैं, वो आते बच्चे को पीट के भगा देते हैं, है ना। तो ऐसे केस होते हैं, 10-20 हज़ार रुपए फीस होती है, कहीं लाख रुपए फीस है, तो उसके लिए बच्चे केस वेस भी नहीं करते हैं। होता है तो इतना पैसा वो सब देख लेते हैं, सब मिले भगत होती है। तो लगा कि यार हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब आप इस इंडस्ट्री को बंद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है 50 लाख स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में, ठीक है। साल का लगभग 60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है और लगभग 10 लाख लोग इसमें जॉब करते हैं, काम कर रहे हैं इस वाले फील्ड में। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री हमारे अगर इसको बंद ही कर दिया, ज्यादा ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, on state economy, especially in Kota and Sikar, Rajendra Parikh, Congress MLA from the Sikar, has claimed that 30 to 35% of the Sikar's economy is dependent on the coaching center. Same Kota का है, same हाल बड़े बड़े स्टेट का है, जयपुर का भी यही हाल है ऑलमोस्ट। तो हमें इसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना देना चाहिए। बस इसके लिए, जैसे आपने पढ़ा था इंदौर वाला केस, है ना, उसमें आग लग गई थी, बच्चे कूद गए थे, बहुत सारे बच्चे जल गए थे, है ना, डेथ हो गई थी, है ना, लग गई थी उनके। तब हमारे यहाँ जयपुर में क्या बनाया गया, कोचिंग हब बनाया गया। हालांकि वो इतना अच्छा चला नहीं है अभी, लेकिन हाँ कहा गया था पूरे जयपुर की कोचिंग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी पॉलिटिकली होते हैं, आप जानते हैं पॉलिटिक्स में सरकारें आती जाती रहती हैं, तो ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पर इस बिल में क्या कहा गया, हमें बस ये पढ़ना है। इसका नाम है द राजस्थान कोचिंग सेंटर, क्योंकि हमें एग्जाम भी पास करना है, तो वो फैक्चुअल डाटा तुम ध्यान से समझना। The Rajasthan Coaching Center Control and Regulation Bill 2025 passed on September 3 makes provisions for the registration, control and regulation of the coaching centers and to determine the minimum standards and the requirements of their registration. It seeks to take care of the interest of the students in coaching centers and provide them career guidance and psychological counseling for mental well-being, take appropriate measures to provide security and reduce their stress, and ensure their holistic development in preparation of different competitive examinations। तो उन सब की बात की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड द हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा said 88 coaching center students had died by suicide in the last 4 years, including 17 कोटा। 88 बच्चे मरे हैं, जिसमें से 70 तो सिर्फ कोटा में से हैं। तो हमें इनको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट
took suo motu cognizance of student suicides almost 10 years ago. After 19 students were reported to have taken their lives in coaching center in 2015, in the past 5 years, about 78 students have committed suicide. No one has been held accountable, the court said on the January 4, 2016. और उसके बाद ये सारे प्रोविजन ला दिए गए। तो क्या है तो समझना, A first time violation attracts a penalty of 50,000। अगर आपने इन रूल्स रेगुलेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उनका पहली बार वायलेशन किया तो 50,000 रुपए का फाइन है। दोबारा अगर आप करते पाए जाते हो तो उसको बढ़ाकर 2 लाख तक किया जा सकता है। द बिल मैंडेट्स दैट कोचिंग सेंटर्स विद 100 और मोर स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर। जिसके पास भी 100 या 100 से ज्यादा बच्चे हैं उसे रजिस्टर कराना होगा। पहले इसमें 50 की स्ट्रेंथ थी, अब इसे बढ़ाकर 100 कर दी गई, ये भी ध्यान रखना। The bill mandates the appointment of psychological counselors, stress management sessions, and regular parent-student interaction along with helpline support। ये आपको करना होगा। याद रखना इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड जो इस क्राइटेरिया होता है वो उसमें अप्लीकेबल है, ऐसा रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं रखी गई है। और क्या है देखो, The Rajasthan coaching centers passed by the Rajasthan Assembly on September 4, ठीक है, वही सब बातें लिखी हैं। फीस रेगुलेशन, कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट कलेक्ट फुल फीस अपफ्रंट, फीस मस्ट बी पेड इन एट लीस्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स। अब आपको जो फीस होगी वो कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट में लेनी होगी, एक बार में आप फुल फीस नहीं ले पाएंगे, ये कंपलसरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं ना, तो उन सब चीजों को देखते हुए। If a student discontinues studies midway, the remaining fee must be refunded on a pro rata basis within 10 days। यानी कि अगर बच्चा 6 महीने के लिए आता है, 3 महीने पढ़ के चला जाता है, तो उसे बाकी के बचे हुए 3 महीने की फीस आपको रिफंड करनी होगी, ऐसा भी उसमें प्रोविजन रखा गया है। Fee structure must be transparent with clear information provided to students before the enrollment। Mental health and student welfare होने चाहिए, ठीक है। Stress management session होने चाहिए। The bill prohibits enrolling students below 16 years of the age, ensuring enrollment only after secondary school examinations, है ना। तो याद रखना जस्ट 16 पहले था, अब अगर आप सेकेंडरी एग्जामिनेशन आ चुके हो, ठीक है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, यानी 12वीं क्लास हो चुकी है आपकी, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है तुम्हें। क्लास आवर लिमिट्स, यानी कि डेली के सिर्फ 5 घंटे ही कोचिंग होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, और एक मैंडेटरी वीक ऑफ होगा, ठीक है, ये सब उसमें प्रोविजन है। टू रिड्यूस द स्टूडेंट बर्नआउट, 2 टियर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा स्टेट लेवल पे, ठीक है, राजस्थान कोचिंग सेंटर अथॉरिटी बनाई जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ये बनाई जाएगी, और उसको कलेक्टर लीड करेगा, ये भी ध्यान रखना। पेनल्टीज फॉर द वायलेशन, पहली बार 50,000, उसके बाद 2 लाख रुपए तक बढ़ जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशंस, कोचिंग सेंटर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स और गारंटीइंग हाई रैंक्स और मार्क्स इन द एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा ना कि एक बच्चा, और वो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको नजर आ जाएगा, वो कहेगा AIR 1 मेरा है, वो कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, एक्चुअल किसका है किसी को नहीं पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मिसलीड नहीं कर सकते आप बच्चों को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। कोचिंग सेंटर्स मस्ट मीट मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स पर स्टूडेंट एंड प्रोवाइड स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो जस्ट कुछ बातें याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, द बिल एम्स टू कर्ब द कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, रिड्यूस स्टूडेंट स्ट्रेस एंड प्रिवेंट सुसाइड्स बाय क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, JEE, UPSC, CSC एंड द क्लैट। मोस्टली ये सब आपको नीट और JEE में देखने को मिलता है, सुसाइडल केस, ठीक है, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस बहुत आ जाता है। Need the legislation address the alarming rise in student suicide, वही सब बातें जो हमने पढ़ा था कहां पर, कोटा में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाई पंजाब कीप्स फ्लडिंग, क्यों पंजाब में बार बार बाढ़ आती रहती है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम 1988 में बाढ़ आई थी, पूरा पंजाब जलमग्न हो गया था, अब फिर हो गया है। ऑलमोस्ट उसके 23 ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके चपेट में आ चुके हैं। इवन हरियाणा के अंदर भी बारिश ही ऐसी हो रही है, चलो यहाँ पर तो बारिश की वजह से है, पंजाब में बेसिकली रिवर्स फ्लो करती है, आप जानते हो, इसे पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का देश है ना, पंजाब कहते हैं उसे। और बेसिकली वो जो पंजाब था वो आधा बट गया, आधा पाकिस्तान चला गया, आधा भारत रह गया, तो मैं तो भारत वाले पंजाब को पढ़ूंगा। तो टोटल 6 नदियां हैं, ठीक है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऑलमोस्ट इंडस की। आपने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा होगा। सबसे पहले इंडस, देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब जो नीचे की 3 नदियां आ गई ना आपकी, रावी, ब्यास और सतलुज, ये ऑलमोस्ट हमारे वाले पंजाब से होकर जाती हैं।
तो इन 3 नदियां है ना, ये 3 नदियां मेजर रीजन है कि पंजाब में बाढ़ आ रखी है। ये तो मेन है। इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी होती है ना, इनकी जो ट्रिब्यूटरी है बहुत सारी होती हैं, जैसे गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, है ना, सहायक नदियां जिनको कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, वहां पे आतंक मचा रखा है, बहुत बुरे हालात है ना, बहुत सारे लोग दुखी है ना, पूरा का पूरा जो जनजीवन है वो इफेक्ट, उसके ऊपर इफेक्ट आया है। ठीक है, गुरदासपुर में सबसे ज्यादा 1,45,000 पॉपुलेशन अफेक्टेड है। ठीक है, फिर अमृतसर में 135, फिर कपूरथला में, फिर फाजिलका, फिरोजपुर, ठीक है, तरन तारण, मानसा, ऐसे करते करते हर जगह लगभग पानी पहुंच चुका है। इवन हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अलार्म दिया जा चुका है किसका, फ्लड का। ठीक है, तो पंजाब में आने का रीजन क्या, इसको ढंग से पढ़ना है ना, कैसे फ्लड आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो जस्ट अभी न्यूज में है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगर कुछ ज्यादा ही बारिश होती है तो हम इसके ऊपर एक MIT में डिस्कस भी कर लेंगे। तो मेन रीजन क्या है इसका, Punjab drained by 3 rivers and a number of smaller tributaries and seasonal rivers is naturally prone to flooding, but the devastation is made वर्स बाय द गवर्नेंस एंड द कोऑर्डिनेशन इश्यूज। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, जब बाढ़ आती है तो लगता है कि यार हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना, हमारे यहाँ यही तो दिक्कत है। पूरे साल जब बारिश नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है, जब बाढ़ आने लगती है तो मिनिस्टर भागते नजर आएंगे, कोई कह रहा है मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 3 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। कहाँ से दे रहे हैं, वही पैसा जो उनको पहले मिला था कि भाई ये काम करवाना है, वो तो करवाया नहीं गया, पैसा सारा रख लिया, जब मुसीबत आ गई तो थोड़ा सा निकाल के डाल दिया। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, समझ गए। अब इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीजन 3 नदियां हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट टीचर्स मोर इंपोर्टेंट देन स्मार्ट क्लासरूम सेज प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, कल क्या था, टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे। ठीक है, तो इस पर इन्होंने कहा स्मार्ट टीचर्स मोर इंपोर्टेंट देन द स्मार्ट क्लासरूम्स, है ना, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। ठीक है, किसकी याद में बनाया जाता है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, वो हमारे क्या थे, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, याद रखना। और उन्हीं की याद में 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है, टीचर्स डे बनाया जाता है, ये भी याद रखना। और उन्हीं को भारत का पहला क्या मिला था, आपका भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, किसके अलोंग विथ सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, और साथ में आपके CV रमन जी को मिला था, जिनके नाम पर हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं 28 फेब को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद रखना, हालांकि आपने कल पढ़ भी लिया होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें एक टीचर को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो लगभग 150 किलोमीटर डेली ट्रैवल करती है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे टीचर्स को अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू ज्वाइन ब्राजील लेड ब्रिक्स वर्चुअल समिट ऑन US टैरिफ। मैंने अभी कहा था ना कि हमने स्टार्टिंग की जो न्यूज पढ़ी थी उसमें यही तो था कि भाई कैसे अभी क्या हो रहा है, ब्रिक्स, है ना, अब ब्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जानते हो ना, तो बार बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बना कब था, 2009 में। अफ्रीका कब जुड़ा था, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा होता है। ठीक है, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर है नहीं, बारी बारी मीटिंग रोटेट होती रहती है। इस बार की समिट कहाँ पर हो रही है, 2025 की समिट तो इस बार हो रही है कहाँ पर, ब्राजील में हो रही है। ठीक है, तो अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उस टैरिफ वॉर के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग को कौन लीड कर रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी वो कर रहे हैं। और वही बात है, ट्रंप इससे दुखी है, लेकिन ट्रंप का मानना है कि 2 महीने बाद देखना भारत सॉरी बोल के हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं हम सॉरी बोलते हैं या वो हमसे सॉरी बोलता है, वो बाद की बात है। ठीक है, जस्ट न्यूज चली आ रही है, तो देखते हैं। द समिट विच इज बाउंड टू द US गवर्नमेंट कम्स डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, है ना, the summit which is bound to irk the US government comes days of the Prime Minister Narendra Modi's visit to the China for the SCO summit and the conversation with Chinese President Xi Jinping। आप ये जानते हो वहां पर गए थे मोदी जी, है ना। आज के दिन आपके ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो याद रखना लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है, मे बी इस बार आए ना आए, टोटल 10 मेंबर हैं, 11 हो जाएंगे अगर इसको सऊदी अरब क्या कर लेता है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसने अभी ऑफिशियली साइन नहीं किए, तो एट प्रेजेंट देयर आर 10 मेंबर्स। लास्ट इंडोनेशिया जुड़ा था, वैसे 11 है, लेकिन वो ओरिजिनली जुड़ा नहीं है। पहले अर्जेंटीना भी जुड़ना चाहता था, बट अर्जेंटीना ने रिजेक्ट मार दिया। क्यों? क्योंकि वो किसका सपोर्टर हो गया, अमेरिका का। तो ये भी ध्यान रखना। इंडिया इज द नेक्स्ट ईयर, तो अगली बार कहां होगा, तो ये फैक्ट भी याद कर लेना। 2026 की जो आपकी ब्रिक्स की समिट है वो कहां पर होगी, तो आपके
इंडिया में होगी, ये भी ध्यान रखना। मेंबर्स, द इनिशिएटिव 5 मेंबर्स आप जानते हो, उसके बाद ईरान, यूएई, ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है, ये जुड़ गए। और उसके बाद सऊदी अरबिया हैज नॉट येट फॉर्मलाइज्ड इट्स ब्रिक्स मेंबरशिप, व्हाइल अर्जेंटीना इनिशियली एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इन द 2024 लेटर ऑप्टेड आउट, लेकिन वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जस्ट बेसिक पॉइंट याद रखना, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ते रहते हैं कि लोग जो डॉलर है उसका क्या करना चाह रहे हैं, डी डॉलराइजेशन, और डी डॉलराइजेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, नई करेंसी बनाना चाहते हैं। ट्रम्प साहब नाराज हैं, बस वही का बात चल रही है, तो वही पुरानी बातें हैं। द यूएस हैज इम्पोज्ड 50% टैरिफ ऑन द गुड्स फ्रॉम द ब्राजील लाइक इंडिया, द टू कंट्रीज विद द हाईएस्ट लेवाइज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उन्होंने ब्राजील के साथ भी ऐसा ही कर रखा है, इसलिए हम ज्यादा साथ आ चुके हैं ना। दो जब दुखी लोगों को दुखी किया जाता है ना किसी को, और दो लोग सेम चीज से दुखी होते हैं तो एकजुट हो जाते हैं ना, सेम यहाँ पर हो रहा और कुछ नहीं है। चाइना एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो फेस, याद रखना चाइना और साउथ अफ्रीका पे भी अभी 30% टैरिफ है, ठीक है, और भी बढ़ाने के उनके ऊपर टाइमलाइन दे रखी है। इंडोनेशिया के ऊपर 19% टैरिफ है, with a waiver for its most important agricultural exports such as palm oil, cocoa and the rubber, जो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से आता है। All other BRICS nations including Russia, Iran, which are among the most heavily sanctioned countries, are on the lowest rung of 10% tariff। इनके ऊपर 10% है, बट इनके ऊपर सैंक्शंस बहुत सारे हैं ना, कि लोग इनसे ट्रेड नहीं करोगे। जैसे इंडिया ने इनसे ट्रेड कर करके बहुत पैसा बचाया है ना, सस्ते में तेल खरीदा है ना, क्योंकि बाहर कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि अमेरिका उस पर टैरिफ लगा देता है। हमने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो खरीदेंगे, और हमने खरीद के बहुत सारा तेल इकट्ठा भी कर लिया। वो बाद की बात है कि इतना सस्ता आने के बाद भी सरकार महंगा देती है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टुक पार्ट इन द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, अंडर द थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये भी याद कर लेना, पता चले सब पढ़ के चले जाओ और किसी ग्रुप की थीम पूछ ले और तुमसे ना हो, है ना, तो ये भी जस्ट याद कर लेना, ठीक है, जिसको हम रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन भी कह रहे हैं। Next, the chancellor universities need to be headed by distinguished academicians। देखो है क्या, मैंने कहा यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज, मैंने कहा एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आप जानते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यानी कि उसका चांसलर वही होगा। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में हमने कहा कि स्टेट में जो चांसलर होगा वो कौन होगा, आपका गवर्नर होगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जो साउथ इंडिया वाले स्टेट हैं, उन साउथ इंडिया वाले स्टेट के साथ ये लोग बड़ी बेईमानी करते हैं ना। वहां पर मान लो कोई स्टेट है, वो कोई बिल लाना चाहता है, तो आप एक बात बेहतर तरीके से जानते हो, समझना इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लो कोई बिल आया, ठीक है, और वो बिल पहले जाएगा विधानसभा, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर विधान परिषद है जो कि 6 स्टेट में है, तो मान लो विधान परिषद चला गया, नहीं है तो नहीं गया, और फिर पहुंच गया गवर्नर के पास। अब अगर गवर्नर साहब इस पे साइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। गवर्नर साहब इस पे साइन ही नहीं करते हैं, रोक के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं, कुछ स्टेट चाह रहे थे कि यार जो यूनिवर्सिटीज है ना, जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, आप जानते हो ना, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ना, बहुत सारे नेता जो यहीं से निकले हैं। आजकल वो चीज नहीं है, पहले की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी होती थी ना, कि सोशल इश्यूज उठाए जाते थे। आजकल पॉलिटिक्स क्या होती है पता है ना, जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूँ, हालांकि मैं यूनिवर्सिटीज में नहीं जाता यहाँ पे, लेकिन जैसा मुझे पता चलता है ना, तुम अगर छात्र नेता हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक लंबी सी गाड़ी ले रखी है आपने, थार फॉर्च्यूनर, है ना, आपके नाम की जयकारे लगाए जा रहे हैं, है ना, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, आपको पता नहीं, कुछ भी वहां जाके हंगामा कर दिया, ठीक है, छात्र नेता है, पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहे हो, पुलिस वालों को कर रहे हैं, है ना, पीट रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है। तो ये नहीं होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, है ना। यूनिवर्सिटी अच्छी चले, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए पढ़ाई का माहौल अच्छा रहे, है ना, क्योंकि वहीं से बड़े बड़े एकेडमिशियंस और ये सब निकलेंगे ना, समझ में आ रही है, फिलोसफर सब यहीं से तो निकलते हैं। लेकिन आजकल माहौल ही बदल गया है, तो कहा गया इस माहौल को बदलने में सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, चांसलर गवर्नर साहब हैं। गवर्नर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट, आप जानते हो बेहतर तरीके से, क्योंकि प्रेसिडेंट हर जगह जा नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट अपनी जगह ऑफिसर्स नियुक्त कर देता है, अपॉइंट कर दिया उसने गवर्नर को। क्या काम है उसका, 35 साल एज है, भारत का नागरिक है, प्रेसिडेंट की नजर में एक्सपर्ट है, बन गया वो, उनको थोड़ी ना होता है, उसको आप हटा सकते नहीं हो, उसके ऊपर पॉलिटिकल, उसके ऊपर लीगल इम्यूनिटी वैसे होती है, आर्टिकल 361 कंप्लीटली प्रेसिडेंट की नजर में रहता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है। He or she hold the office on the pleasure of president completely, चाहे तो 5 साल रखे, नहीं तो
बढ़ा सकता है। अब इन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं और यहाँ पर हमें काम भी नहीं करने देते। तो हम चाहते हैं कि इसको हटाकर सीएम को लगाया जाए। तो कुछ साल पहले है ना, कुछ साल पहले कुछ बिल भी पास किए गए, जैसे 2018 में द गवर्नर सबमिटेड दैट द 2000 यूजीसी रूल्स फॉर द सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज मैंडेट पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन हायर एजुकेशन एंड मस्ट नॉट बी कनेक्टेड इन एनी मैनर विद द यूनिवर्सिटी और इट्स कॉलेज। ठीक है, इसमें कहा गया कुछ स्टेट भी थे, जैसे आपके वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तमिलनाडु है, पंजाब है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीएम ही होगा, है ना। वैसे कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको लीड कौन करेगा, ठीक है, ऐसा बना दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम का है, इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चल रहा है कि उस समय गवर्नर होता था, गवर्नर ही चांसलर बना जाता था। अब क्या होना चाहिए, क्या गवर्नर होना चाहिए कि स्टेट होना चाहिए, डिबेट चल रही है। तो स्टेट का बेनिफिट देखे तो स्टेट का सीएम होना चाहिए, लेकिन सीएम उसमें एक रूल ये भी है कि उसका पॉलिटिकल टच नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर का तो पॉलिटिकल टच होता नहीं, आप जानते हो बेहतर तरीके से, ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, बस उसकी नजर में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो बहस इस बात की चल रही है कि क्या सीएम होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। कुछ स्टेट चाहते हैं हमारे पास रहे, सीएम रहे, कुछ स्टेट चाहते हैं नहीं ये गलत है, गवर्नर के पास रहना चाहिए। बस उसी के ऊपर डिबेट चल रही है। यूनिवर्सिटीज नीड टू बी हेडेड बाय द डिस्टिंग्विश्ड अकेडमिशियंस, है ना, अच्छे, अब बताओ, है ना, ये लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, ठीक है, कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं, कहाँ से वो यूनिवर्सिटी को संभालेंगे। तो एक ऐसा आदमी होना चाहिए, बेसिक से कुछ अलग रूल बनना चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स बनने चाहिए जो उस यूनिवर्सिटी को चलाएगा, ताकि वहां पर बच्चों का भविष्य उस पर डिपेंड कर रहा है, समझ गए, बस उसी की बात हो रही है और कुछ नहीं है। मिस्टर आर्लेकर हैड अपील्ड against an attempt by the court to break the long-standing impasse over vice chancellor appointments to these universities by guiding the creation of search cum selection committees and laying down rules। वो चाहते हैं कि चांसलर तो बन जाओ, कम से कम वाइस चांसलर के लिए तो कुछ रूल्स रखो ताकि वो उसे असिस्ट कर सके, ठीक है, बस वही बात है और कुछ नहीं है। Next, a new leaf, environmental compliance needs to be monitored at all levels। देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has brought into effect a set of rules called the environment audit rules। तो हमें अभी क्या करना चाहते हैं, environment audit rules लाना चाहते हैं। अब आप कहोगे सर क्या है environment audit rules, तो पहली बात, हमें environment को बचाना क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मुझे जीने का अधिकार है। और कैसे जीने का अधिकार है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में। और मुझे हेल्दी एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा, जब मुझे सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिलेगी, ठीक है, पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, तो गुड एयर, है ना, हेल्दी एयर, क्लीन एयर ये मिलेगी, तभी तो मैं जी पाऊंगा। अब सोचो जंगल ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे। ये तो सबसे बड़ा रीजन है, डिफोरेस्टेशन होना ही ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, धरती पूरी धीरे धीरे पानी में समा जाएगी। आपको पता है टारगेट ईयर 2070 फॉर द इंडिया, 2050 फॉर द वर्ल्ड, ये सब आप जानते हो ना, पेरिस एग्रीमेंट, उससे अमेरिका निकल गया, वो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि हम एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स लाएं। तो पहले से एक एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। अब ये चाहते हैं कि हम एनवायरमेंट ऑडिट करें। कैसे ऑडिट करें, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कितना पॉल्यूशन किया, है ना, कितना उससे कार्बन निकला, कितना उसने एमिशन किया, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और उसको कुछ रूल्स बना देने चाहिए, इतनी लिमिट से ज्यादा अगर करोगे तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और इनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऑडिटिंग समझते हो ना, जैसे सीएजी करता है बजट के पैसे की ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, आप जानते हो ना, जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो बजट की करता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते ऑडिटिंग होनी चाहिए, समझ गए। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स लाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। द रूल्स विल लार्जली स्क्रूटनाइज whether industrial units are compliant with the environmental regulation, तो वही सब चेक करना है। The overall framework for monitoring and the compliance within the existing environmental framework is presently सपोर्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप जानते हो सीपीसीबी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, द रीजनल ऑफिसेज ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज, ठीक है। तो उसको बस कुछ नहीं करना, ऑडिट करना है। दिस स्कीम्स एम टू ब्रिज द मैन पावर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स फेस्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज अंडर द न्यू रूल्स। प्राइवेट एजेंसी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कंपनियों को ऑडिट किया जाएगा। ये कुछ रूल लाने की बात हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है।
द CPCB क्या है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद रखना, डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार न्यूज में रहता है। इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन which was constituted in September 1974 under the Water Prevention and Control ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो याद रखना 1974 के वाटर का पोल्यूशन एक्ट से 1974 में ये बनी थी। बट एक फैक्ट याद रखना, इट वाज एंट्रस्टेड विद द पावर्स एंड द फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये बना था 1974 वाले वाटर एक्ट से, बट इसकी पावर्स कहां से डिराइव की गई हैं, तो एयर पोल्यूशन एक्ट से इसकी पावर डिराइव की गई है। ठीक है, जैसे आपका ईडी है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बना था 1956 में, आपने पढ़ा हुआ है। पहले इसको एनफोर्समेंट यूनिट कहते थे, फिर धीरे धीरे उसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया। लेकिन उसकी पावर कहां से दी गई है, तो उसकी दिल्ली पुलिस की जो एक्ट बना हुआ है 1946 वाला, उससे उसको क्या दी हुई है, पावर्स दी हुई है। तो सिमिलरली यहाँ पर याद रखना, ये बना था 1974 वाले एक्ट से, बट ये पावर कहां से डिराइव करता है, तो याद रखना 1981 वाले एक्ट से। छोटा सा पॉइंट याद रखना, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इन द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट्स बाय प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अच्छा है, ऐसे रूल्स होने भी चाहिए। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना। किसने लिखा है, शशि थरूर ने, आप जानते हो इनको, है ना। As global power shifts accelerate and traditional alliances fray, India finds itself navigating a delicate path between competing giants like USA and the China and Russia। देखो, जब इनिशियली आप बात करते हो ना, समझना इन्होंने क्या लिखा, मैं थीम समझा देता हूँ ना, पढ़ना बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, बहुत सारे ग्रुप आप पढ़ोगे। इसमें क्वाड का भी जिक्र किया इन्होंने, इसमें इन्होंने I2U2 का भी जिक्र किया है, इसमें इन्होंने USSR का भी जिक्र किया है, इसमें इन्होंने USA का भी जिक्र किया है, और इसमें इंडिया कहाँ कहाँ पर लाई करता है उसका जिक्र किया है कि इंडिया कहाँ कहाँ कॉम्प्लायंस होकर बैठा है। तो जब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं ना, समझना थीम क्या है। जब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं, जो 1939 में चला और 1945 में खत्म हो गया। कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो आप जानते हो, पेरिस पीस ट्रीटी, ठीक है। पेरिस पीस ट्रीटी से ये खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है, तो 1947 में ट्रीटी साइन होती है, खत्म हो गया। और यहीं से रशिया, यानी कि जो उस समय क्या कहलाता था, USSR, है ना, वो और आपका जो USA था, एक ही ग्रुप में थे, आप जानते हो, अलायंस ग्रुप में थे। उस तरफ जर्मनी था, है ना, इटली था, है ना, हिटलर, है ना, उसके साथ साथ आपका जापान था। लेकिन जीत कौन गया, अमेरिका जीत गया। कैसे जीत गया, क्योंकि उसने न्यूक्लियर बम बना लिया था। किसने बनाया था, ओपनहाइमर ने, और किस पे डाल दिया, जापान पे डाल दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। उधर से हिटलर ने गोली मार ली, वो उसकी डेथ हो गई, पूरा ग्रुप सरेंडर कर देता है, अमेरिका जीत जाता है। वहीं से अमेरिका और USSR के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और इन दोनों के अंदर लड़ाई छिड़ गई कि यार हम दोनों अपना अपना जीता हुआ हिस्सा कैसे बांटेंगे, इस बात पर लड़ाई छिड़ गई। कुछ उनके सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के भी रीजन थे ना, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता था, वो कैपिटलिज्म के लिए काम करता, दोनों अलग हो गए, दुश्मन बन गए। और जब दुश्मन बन गए तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आगे जाकर क्या हुआ, उसका USA और USSR के बीच में चल रही थी, आप जानते हो। आगे चल के USSR का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। एक बन गया आप सभी का फेवरेट रशिया, है ना, कल परसों आए थे पुतिन जी। एक कौन बन गया, आपका यूरोपियन यूनियन, हो गया डिवाइड। ये लगभग आज 27 कंट्रीज का ग्रुप है। ब्रिटेन इससे एग्जिट कर चुका है 2020 में। अब ये USA ने एक ग्रुप बनाया था इसे काउंटर करने के लिए, नेटो, वो भी इसमें जिक्र किया गया है। तो नेटो की ग्रुपिंग सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि USSR को काउंटर किया जा सके। USSR का ही जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब रशिया अलग हो चुका है, तो रशिया का ये कंसर्न है कि भाई जब मैं ही नहीं रहा तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो अपने आप को। तो यूक्रेन बोला मैं तो इसमें चला जाऊंगा, रशिया बोला ऐसे कैसे चला जाएगा, मैं वापस से छीन लूंगा तुझे। इस बात की लड़ाई हो रही है इनके बीच में। तो आप देखोगे तो दुनिया में पोलराइजेशन हो रहा है। USA एक तरफ जा रहा है, ये सब एक तरफ जा रहे हैं, RIC एक तरफ हो गया, अमेरिका अकेला रह गया, टैरिफ ये सब चल रहा है। बट एक गौर से देखना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना 1947 में, इसी एरा की बात कर रहा हूं, तो हमसे जो निकला था, इसकी थीम समझा रहा हूं, इसमें ये लिखा पूरा घुमा फिरा के अच्छे लैंग्वेज में। ये मैंने कहा इंडिया, ये मैंने कहा पाकिस्तान। पाकिस्तान सीधा उठा और सीधा जाकर USA की शरण में बैठ गया।
अब हमें सबसे ज्यादा थ्रेट उससे, अमेरिका को हमने चूज नहीं किया। अगर मैं इसे चूज करता हूं तो वो मुझे मार देगा, उसे करता हूं तो ये मार देगा। हमारे पास कुछ था नहीं, गरीबी थी, भूखमरी थी, आप जानते हो। उस समय जैसे तैसे हमारे नेताओं ने संभाला हमें। अब इंडिया के पास एक कंसर्न आया, हम क्या करें? तो इंडिया ने पोलराइजेशन में नहीं गया, इंडिया इधर उधर नहीं भागा, इंडिया ने खुद का एक नया ग्रुप बनाया 3-4 देशों के साथ मिलकर, है ना, आपके, है ना, क्या किया इन्होंने, एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं नैम, ये भी जिक्र है इसमें, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नॉन अलाइंड मूवमेंट बना 1961 में, हमने इसको बनाया। और हमने कहा कि जो रशिया की तरफ नहीं जाना चाहते, यूएसएसआर की तरफ, जो अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहते, वो हमारे पास आ जाएं। और हमने एक तीसरी पावर को जन्म दे दिया दुनिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। तो ये यही कह रहा है कि आज भी अगर तुम देखोगे ना, तो इंडिया जो है ना, वो एक तरफ पोलराइज नहीं है। इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में काम करता है। देखो, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया एससीओ में भी है, ठीक है, इंडिया I2U2 में भी है। आप समझ में आ रहा है? इंडिया G7 में भी जाता है, जहां पर रशिया और चाइना इनको नहीं बुलाया जाता है, इंडिया जाता है। तो इस जगह बैठकर इनके साथ ही ब्रेकफास्ट करता है, तो वहां लंच कर रहा है, ठीक है, वहां डिनर भी कर रहा है, और बीच में जो दूसरे छोटे छोटे ग्रुप बने वहां पर ये स्नैक्स लेने भी चला जाता है शाम को, इंडिया। तो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं कि मेरा बेनिफिट होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, मैं हर जगह जाकर बैठूंगा। तो आज इंडिया उसी स्टेट में है, समझ गए? बस इसने यही डिस्कस किया और कुछ भी डिस्कस नहीं किया, सारी की सारी बातें वही हैं। इसने क्वाड के बारे में बताया, इसमें इसने I2U2 के बारे में बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, क्वाड, है ना, 4 है उसमें, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया यहाँ भी है। और याद रखना, क्वाड तो इस बार 2025 की समिट शायद ही हो, क्योंकि इस बार इंडिया में होनी है। लास्ट ईयर मोदी जी गए थे बाइडेन के पास, इस बार मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब आएंगे इधर, क्योंकि जिस हिसाब के हमारे रिश्ते चल रहे हैं ना, डेफिनेटली क्वाड जो है उसको उठाकर साइड में दफन कर दिया जाएगा, उसका स्वर्गवास हो सकता है कभी भी। अगर ट्रम्प नहीं आया तो समझ में आ रही है, तो वो ग्रुप ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसका पर्पज ही नहीं सोल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम छोड़कर जाए ना रशिया की तरफ भाग गए हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखना। एक हमने I2U2 भी बनाया था, 2 I 2 U, एक इंडिया, एक आपका इजराइल, एक आपका यूएसए और एक आपका यूएई, क्योंकि उस समय इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उन लोगों ने 2020 में, आपको याद होगा, अब्राहम अकॉर्ड किया था, है ना, कि हम आगे से क्या नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर ली, 2021 में नाम दिया I2U2, बस बना ही था, उसके बाद गायब है। तो हो सकता है क्वाड भी गायब हो जाए, है ना। तो ये सब फैक्ट याद रखना, समझ गए? एक पैसेज डेफिनेटली आता है, तो कुछ भी आए तो आपको एटलीस्ट ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी इसको पढ़ लेना, वही सब बातें लिखी हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई हैं। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, है ना, हम ग्लोबल साउथ में आते हैं, हम उसको भी बढ़ाते हैं, हम अफ्रीकन यूनियन को भी बढ़ा के बैठे हैं, ठीक है। तो हर किसी के साथ हम आसियान में भी जाते हैं, क्योंकि आसियान क्यों बना है, क्योंकि चाइना क्लेम कंप्लीट साउथ चाइना सी एज देयर ओन टेरिटरी, और उसमें रहने वाले जो 10 देश है वो बेचारे डरते रहते हैं। उन्होंने एक अलायंस बना लिया 1967 में, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, ठीक है। आसियान कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत का कोई लेना देना नहीं है, बट इंडिया जाता है। क्यों जाता है? कल को चाइना ने बांग्लादेश के साथ मिलकर, या बांग्लादेश ने चाइना के साथ मिलकर हमारे चिकन स्नैक को तोड़ दिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो डेफिनेटली हमें नुकसान हो जाएगा। तो हमारे उस नॉर्थ ईस्ट को बचाने कौन आएगा? ये वेस्ट वाले नहीं आएंगे, क्योंकि अभी नहीं आते, आप जानते इस बात को। रशिया को छोड़ दो, कोई नहीं आता है, सब कागजों में भाई है, समझ में आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि कल को उनका भरोसा, उनका इंतजार करें, तो हम चाहते हैं ईस्ट वाले हमें बचाएं। तो हमने क्या किया, ईस्ट वाले जो आसियान, जो हमें चाइना से दुश्मनी करके, चाइना जिनका दुश्मन है, ग्रुपिंग बना के बैठे, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने जाता है। मोदी जी गए थे अभी, और उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना रखी है। क्या नाम है उसका? तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, पहले आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना, पीवी नरसिम्हा राव लाए थे 1991 में। उसमें हम कहते थे हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, फिर मोदी जी बोले 2014 में बोले देखना नहीं है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ ट्रेड करेंगे। आपने वो पढ़ा है, हमारे डिफेंस का एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ा है? फिलीपींस, ब्रह्मोस खरीदी उनसे, उन्होंने हमसे, है ना। क्यों? क्योंकि चाइना से डर है उन्हें, तो बना रहे हो आपका फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब आसियान के तो ग्रुप है। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान, बट इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ G7, बट इंडिया जाता है, चाहे उसे बुलाया जाता हो, चाहे खुद जाता हो, लेकिन जाता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। अमेरिका, रशिया, ये क्या चाहते हैं, क्या 2 पोलर वर्ल्ड चाहते हैं, कि दुनिया आधी आधी बढ़ जाए। हम चाहते हैं सबका ट्रेड आपस में रहे, बस यही उसकी थीम है। जस्ट रीड दिस आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है।
वही सब लिखा है। फ्रॉम नेहरूज नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, वही सब बातें लिखी हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, ठीक है। इंडिया डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड, इट रिक्लेम्स इट्स एजेंसी विद इन इट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉट अबाउट स्टैंडिंग अलोन, इट इज अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड स्टैंडिंग टॉल, ठीक है। Moreover, in a world of cyber threats, artificial intelligence, warfare and the space competition, autonomy must extend beyond traditional domains। देखो हम ये नहीं चाहते, जैसे अमेरिका वो कहता है मैं अकेला वो काफी हूँ, हम ऐसा नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं मैं अकेला काफी नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ जो हूँ और मैं सबको साथ मिलकर आगे लेके जाऊंगा, ये भारत की क्या है पॉलिसी है, ठीक है। बस वही सब डिस्कस किया है इसमें, और कुछ नहीं है। ओके, आई थिंक आपको आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।